जब मैं लड़कियों के पास मोबाइल फ़ोन देखती तो हसरत करती कि काश मेरे पास भी फ़ोन हो। इस मकसद के लिए मैंने अपने जेब खर्च से रकम भी जमा की, मगर मैंने ना ले सकी कि अम्मी अब्बू ने इजाज़त नहीं दी। एक साल बाद जब मैंने 8वीं जमात एजाज़ी नंबरों से पास कर ली तो वालिद साहब ने पूछा, बोलो नीनी तुमको क्या तोहफ़ा चाहिए। मैंने फ़ौरन कहा, अब्बू जान मुझको मोबाइल फ़ोन ले दीजिए। वो एक बार की सोच में पड़ गए, लेकिन फिर मेरे शौक़ को देखते हुए उन्होंने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी और मुझे मोबाइल लेकर दे दिया ताकि मैं अपनी सहेलियों से बात कर सकूं। बहुत खुश थी क्योंकि ये चीज़ मेरी मनपसंद थी। इस तोहफे को पाकर गोया मैं हवाओं में उड़ रही थी। इन्हीं दिनों स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां हो गईं, तभी हम सब ने पुप्पी के घर जाने का प्रोग्राम बनाया। हम पहली बार जा रहे थे क्योंकि इससे पहले हमारा कोई ख़ास आना जाना नहीं था। अम्मी अब्बू और छोटी बहन के साथ मैं कराची पहुंची। वहाँ सारे अजीज़ बहुत खुश होकर मिले। इन्हीं में आमिर भी था, जो मेरा सबसे खूबसूरत और खुशगुफ्तार कज़न था। हम वहाँ 2 माह रहे। अपनी इंसना में मेरी और आमिर की अच्छी खासी ज़हनी हम-आहंगी हो गई। हम घंटों बातें करते और वो रोज़ हम लोगों को अपनी गाड़ी पर सैर कराने ले जाता। हॉक्स बे, क्लिफ्टन और कई पार्कों में गए। इसके साथ गुजारा हुआ वक्त किस कदर हसीन था, इन लम्हात को मैं भी भुला नहीं सकती थी। जब हम कराची से रुखसत हो रहे थे वो बहुत उदास था, जैसे इसे हमसे बिछड़ने का बेहद गम हो। जब गाड़ी चलने लगी वो कहने लगा, आकाशा मुझको अपना मोबाइल नंबर दे दो और मेरा नंबर ले लो ताकि हम एक दूसरे से बात कर सकें। मैंने कहा ठीक है, तभी इसको नंबर दे दिया। मुझे क्या पता था कि वो मेरा नंबर क्यों मांग रहा है। जब वापस अपने शहर आ गई तो यूँ लगा जैसे दिल खाली खाली है, जैसे अपनी कोई बहुत कीमती चीज़ कराची भूल आई हूँ। ये दरअसल आमिर के साथ गुजारे हुए दिनों की याद थी, जो मुझको चैन नहीं लेने दे रही थी। अब दिन रात मुझको इसकी याद सताने लगी। फ़ोन पर बात होती तो कुछ चैन मिलता, वरना किसी काम में दिल ही नहीं लगता था। 1 माह तक हम यूं ही गाहे-बगाहे बात करते रहे, मगर इसके बाद एक रोज़ अचानक ही आमिर ने अपना फ़ोन बंद कर दिया। मैं बहुत परेशान थी, हर वक्त फ़िक्रमंद और उदास रहती कि खुदा जाने क्यों आमिर ने फ़ोन बंद किया है। जबकि एक दिन बात ना होती तो वो शिकवे करने लगता था, खुदा खैर करे। मैं दिल ही दिल में दुआ करती रही। 1 हफ्ता गुजर गया कि मैं नींद मुर्दा सी हो गई, मगर शुक्र कि फिर इसका एसएमएस आ गया, आकाशा कैसी हो। मैंने जवाब दिया, तुम्हारे बगैर मैं कैसी हो सकती हूँ। इसने कहा, क्या मतलब, छोड़ो तुम सुनाओ कि तुम कैसे हो। मैंने टालते हुए कहा, इतने दिन से फ़ोन क्यों बंद किया हुआ था, मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था। इसने बताया। फिर अचानक ही एक अनोखी बात कह दी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। मैंने बेसाख्ता कहा, हाँ, और फिर खुद ही शर्मसार हो गई। आकाशा ये दिन मैंने कैसे गुजारे क्या बताऊँ। मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। आमिर बेख्तियार मेरे मुंह से निकल गया। लेकिन आमिर फूफी तुम्हारी शादी कहीं और ना कर दें। तभी इसने कहा, हाँ आकाशा, घर वाले मेरा रिश्ता कहीं और करना चाहते हैं, लेकिन तुम फिक्र ना करना, मैं शादी सिर्फ तुमसे ही करूँगा। मैंने इसकी बातों पर यकीन कर लिया। धीरे धीरे इसका ख्याल मेरे दिल में घर करता गया। फिर मेरा ये हाल हुआ कि जिस रोज़ इससे बात ना होती खूब रोती खाती और ना कुछ पीती, बस सिसकती ही रहती। मैं इसके लिए जान तक देने का सोचने लगी। अक्सर इससे बस एक ही सवाल करती, अमर हमारी शादी कब होगी, क्या तुमने फूफी से मेरे बारे में कुछ कहा। वो कहता, कह दूँगा, पहले तुम तालीम तो मुकम्मल कर लो और मैं भी तालीम मुकम्मल करके जॉब पर लग जाऊँ। बस इस तरह की बातों में 1 साल गुजर गया। इस बार स्कूल में 10 दिनों की छुट्टियां हो गई तो मैंने फ़ौरन फूफी के घर जाने का प्रोग्राम बनाया और अम्मी से ज़िद करके वहाँ जाकर ही दम लिया। वहाँ पहुंचकर मुझे एक बहुत ही बड़ी खबर सुनने को मिली कि आमिर की शादी अचानक ही अपनी खालाजाद से हो गई है। अम्मी ने पूछा, हमें बुलाया क्यों नहीं, तो फूफी वजाहत करने लगी कि बस लड़की वालों की वजह से जल्दी में शादी करनी पड़ी और हम किसी को बुला ना सके, लेकिन कुछ दिनों बाद धूमधाम से वलीमा करेंगे और सबको बुलाएंगे। ये खबर सुनकर मैं बेहाल हो गई। अम्मी ने पूछा, दूल्हा दुल्हन किधर हैं। फूफी ने बताया कि वो हनीमून मनाने मरी गए हैं। ये सुनकर मैं कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद करके खूब रोई। अगले रोज़ आमिर और सोबिया आ गए। मैंने मौका पाकर इससे पूछा, ये तुमने मेरे साथ क्या किया। कहने लगा, मैं बेकसूर हूँ आकाशा, क्योंकि 2 साल पहले अम्मी ने सोबिया को पसंद कर लिया था। जब मैंने तुम्हारे लिए इनसे कहा तो वो बहुत नाराज़ हुई। तभी अम्मी की खुशी की खातिर मुझे इनका हुक्म बचा लाना पड़ा। क्या करता, माँ को नाराज़ कैसे करता। ये आमिर की तावीलें थीं। रात को थोड़ी देर के लिए वो बाहर चला गया तो मैं सोफिया के पास जा बैठी और इससे पूछा कि क्या आप दोनों की पसंद की शादी है। तभी इसने नखवत से फरमाया, हम 5 सालों से एक दूसरे को पसंद करते हैं और हमारी मंगनी को भी 3 बरस हो चुके हैं। जहाँ तक तुम्हारा मामला है तो मुझे इल्म था कि आमिर से तुम फ़ोन पर बातें करती हो। इस बात पर मेरा आमिर से झगड़ा भी हुआ था। इसने मुझसे कहा कि मैं मोबाइल पर चाहे लाख लड़कियों से बातें करूँ,
लेकिन शादी तुमसे ही करूँगा। भला फ़ोन पर बातें करने वाली लड़कियों का क्या भरोसा। जब मुझसे चैट कर सकती हैं तो दूसरे लड़कों से ताल्लुक़ रखने में क्या शर्म करती होंगी। इसलिए तुम सोचना भी मत कि मैं ऐसी वैसी लड़की से शादी करूँगा। सोबिया ने हकारत से कहा। तो मुझको ऐसा लगा कि वो मुझको अपने पाँव के जूती समझती है। दिल और भी खून हुआ और इससे बात करके नाहक खुद को मज़ीद इसकी नज़रों में गिराया कि वो तो इसकी दुल्हन थी और मैं एक सवालिया निशान थी। इसकी बातों पर मैं खजालत से घड़ कर रह गई। यकीन न आता था कि आमिर ने कज़न होते हुए क्यों मुझे धोखा दिया। जब दिल टुकड़े टुकड़े हो चुका और ज़िंदगी फजूल शय नज़र आने लगी, तब अब्बू की बात याद आई कि बेटी कोई और तोहफ़ा ले लो मगर मोबाइल ना लो। लड़कियों के लिए तोहफ़ा अच्छा नहीं होता क्योंकि अभी तुम कम उम्र हो। सोचती थी मेरे पास ना मोबाइल होता और ना मैं इस तबाही में पड़ती। बेशक ये काम की चीज़ सही, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है, खुसूसन लड़कियों के लिए। इस बार हम 6 दिन वहाँ ठहरे थे मगर ये 6 दिन मेरे लिए 6 सदियों के बराबर हो गए। अपने महबूब को अपनी आंखों के सामने इसकी दुल्हन के साथ हंसते बोलते देखना किसी तरह भी मेरे लिए क़यामत से कम नहीं था। सोचती थी नाहक कराची का सफ़र किया, पुप्पी के घर से क्या मिला, दामन में अंगारे ही भर कर लाई। अपने शहर वापस आ तो गई मगर किसी पल चैन नहीं आ रहा था। बार बार मोबाइल उठाती थी और बगैर नंबर मिलाए रख देती थी। उंगलियों को आमिर का नंबर मिलाने की आदत जो पड़ गई थी। मगर इस बेवफा ने तो एक बार भी पलट कर फ़ोन ना किया कि तुम कैसी हो और किस हाल में हो। और किसी से प्यार नहीं करते वो इसका ख्याल भी नहीं करते। वो सोबिया के साथ अपनी नई ज़िंदगी की खुशियों में मगन था क्योंकि इसकी बीवी इसकी पसंद की भी थी। मेरे साथ मोबाइल पर बातें महज दिल लगी थी। ये नहीं सोचा कि इसकी दिल लगी किसी की जान भी ले सकती है। जिस शख्स से धोखे की तवक्का ना थी, इसने धोखा दे दिया। अब तो दोस्ती के लफ्ज़ से भी मुझको खौफ आने लगा। जबकि दिल की ऐसी कैफियत हो तो इंसान को इस वक्त सबसे ज़्यादा दोस्त ही की ज़रूरत होती है। मैंने दोस्ती से एहतियात बरती, फिर भी एक लड़की से दोस्ती हो गई जिसका नाम बानो था। वो हमारे बराबर वाले मकान में आकर सुकूनत पजीर हुई थी जो अरसे से खाली पड़ा था। पहले ये लोग गांव में रहा करते थे मगर पिंडी आना जाना रहता था। बानो के 3 भाई थे और वो इनकी इकलौती बहन थी। शुरू में वो कम आती जाती, मुझको बहुत दिल गिरफ्तार पाया तो ज़्यादा आने जाने लगी। कुछ लोगों का खुदा की तरफ से किसी की गमगुसारी करने का मौका हासिल होता है। बानो भी इन्हीं लोगों में से थी। इसने नहायत तवज्जो और तरीके से मेरे दिल को अपनी गिरफ्त में ले लिया और मैंने इसको अपना गमगुसार ही नहीं राजदार भी बना लिया। इसने मुझे तसल्ली दी और प्यार दिया तो दिल से मनोबोझ हल्का हो गया और फिर मैं बानो से इस कदर मानूस हो गई कि इसके बगैर वक्त काटने लगा। जब वो आ जाती और मैं बेवफा आमिर की बातें करती, यादें दोहरा लेती तो मुझे सुकून मिल जाता। पहले तो मुझे सिर्फ अपना दुख ही सबसे ग्रां लगता, किसी और को भी कोई दुख होगा ये जानने की कोशिश ना की। लेकिन जब बानो से खूब गुर्बत हो गई तो एक रोज़ इसे रंजीदा पाकर मैंने तवज्जो की और पूछा, बानो तुम भी चुप रहती हो, बताओ तो सही तुम्हें क्या दुख है। पहले तो इसने टालना चाहा मगर मेरे इसरार पर बताया। जिन दिनों मैं स्कूल में पढ़ती थी इकराम भी साथ पढ़ता था। वो हमारे पड़ोसी चाचा इनाम का बेटा था और हम बचपन में इकट्ठे खेलकर बड़े हुए थे। क्योंकि हम दोनों का बचपन था इसलिए ज़िंदगी की ऊंच नीच के बारे में इतना नहीं जानते थे। यूँ कहिए कि बस हमारी दोस्ती मासूम सी थी। मैंने मैट्रिक पास किया तो खाला इंग्लैंड से आ गई और उन्होंने अपने बेटे आसिम के लिए मेरा रिश्ता मांग लिया। अम्मी अब्बू ने फ़ौरन हाँ कर दी। मैं आसिम से शादी करना नहीं चाहती थी लेकिन अम्मी की शदीद ख्वाहिश थी कि मैं खाला की बहू बनूं और इंग्लैंड जाऊं। लिहाजा इनके आगे मेरी एक ना चली। क्यों मेरी शादी आसिम से हो गई। मेरी शादी से इकराम को धचका लगा लेकिन क्या करता, वो बस देखता रह गया। इंग्लैंड जाकर मैं और ज़्यादा परेशान हो गई। नया माहौल, नया मुल्क, फिर आसिम भी मुझसे राज़ी ना था। यहाँ इसकी कई गर्लफ्रेंड थीं, वो सारा वक्त इनके साथ गुजारता और मैं मशरकी माहौल की बर्बरता सब कुछ खुली आंखों से देखकर चुप रहती थी। इन हालात में क्या कोई लड़की खुश रह सकती है। मुझे आसिम के साथ ज़िंदगी गुजारने पर कोई खुशी न मिली। मैं बेहद नाखुश रहने लगी। यूँ एक दिन जब दिल बहुत अफसरदा और घुटा हुआ था मैंने इकराम को फ़ोन कर दिया क्योंकि इसने मुझे शादी में मोबाइल तोहफे में भेजा था जिसका मतलब था कि मुझे फ़ोन करता है। अब जब मैं तन्हा होती इकराम से फ़ोन पर बातें कर लेती जिससे दिल हल्का हो जाता। ऐसी बातें नहीं चुभती। एक रोज़ मैं रो रो कर इकराम को अपने दिल का हाल सुना रही थी कि मेरे शोहर ने वो बातें सुन ली। बस फिर क्या था, उसने खूब झगड़ा किया। दरअसल वो मुझको तलाक देने के बहाने ढूंढ रहा था और कोई बहाना इसके हाथ में नहीं आ रहा था। मैं इसकी माँ के पसंद थी और खाला मुझे ब्याह कर लाई थी। आसिम तो मुझसे शादी का आरज़ूमंद था ही नहीं। बस इस बात पर कि मैं इकराम से फ़ोन पर बात कर रही थी शौहर ने मुझको तलाक दे दी। जब मुझे तलाक दे दी कि मेरी शादी को 8 माह हुए थे उन्होंने मुझे पाकिस्तान भेज दिया। जब तलाक की वजह बताएगी तो मेरे वालिदैन भी चुप हो गए। वो क्या करते,
طلاق کی وجہ سے ہر کوئی افسردہ تھا اور کوئی خوش تھا تو وہ اکرام تھا۔ تاہم میرے گھر والے اب اکرام کو سخت ناپسند کرنے لگے کہ جس کی وجہ سے مجھے طلاق ہوئی تھی۔ اکرام میں ایک بہت بڑی خرابی تھی کہ اس کو میری عزت کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ ہر جگہ بیٹھ کر میری اور اپنی باتیں کرتا رہتا تھا، تاہم مجھے اس کی کوئی خامی نظر نہیں آتی تھی۔ بس ایک بات سوچتی تھی، اب تو متعلقہ ہو چکی ہوں، وہ جیسا بھی ہے اس سے پیار کروں گی، شاید اس کے ساتھ شادی ہونے سے زندگی سنور جائے اور میں پچھلا دکھ بھلا سکوں۔ میرے لیے 2-4 رشتے آئے لیکن میں نے انکار کر دیا۔ اکرام کی والدہ بھی آئیں مگر میرے والدین نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ کوئی کام نہیں کرتا، لہٰذا ہم اس بے روزگار لڑکے کو بھی اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیں گے، جبکہ یہ زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہے۔ اکرام اور میں کبھی کبھی ملتے تھے۔ ان کے گھر کی چھت سے ہمارے مکان کی چھت بالکل جڑی ہوئی تھی، لہٰذا جب سب سو جاتے تو ہم دونوں اپنی اپنی چھت پر چلے جاتے اور باتیں کرتے۔ میں کہتی تھی، اکرام مجھے نہیں لگتا کہ کبھی ہمارے گھر والے مان جائیں گے، وہ ہرگز میری تم سے شادی نہیں کریں گے، تمہاری وجہ سے میری طلاق ہوئی ہے۔ تب وہ کہتا، بانو تو پھر ایسا کرو کہ ہم گھر سے نکل کر شادی کر لیتے ہیں۔ بالآخر والدین نے اکرام کے گھر سے دوری کی خاطر وہ گھر بیچ دیا اور ہم لوگ یہاں آ گئے۔ سارا دن بانو ہمارے گھر رہتی تھی، وہ مجھ کو اپنی ساری باتیں بتاتی۔ بانو کا ایک کزن پنڈی میں رہتا تھا جس کا نام ارسلان تھا، وہ بھی ان کے گاؤں کا تھا لیکن بعد میں وہ شہر آ گیا اپنی نانی نانا کے پاس، کیونکہ ان کے والدین ایک حادثے میں فوت ہو گئے تھے۔ ارسلان کافی خوبصورت اور بانو سے عمر میں 5 برس چھوٹا تھا، تاہم دونوں کزن آپس میں خوب گھل مل گئے اور ان کی دوستی ہو گئی۔ ارسلان چونکہ اکرام کا بھی دوست تھا، لہٰذا وہ بانو کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا۔ وہ ہمیشہ اس کو یہی ہدایت کرتا کہ بے شک تم متعلقہ ہو اور افسردہ بھی رہتی ہو، تاہم عقل سے کام لینا اور کوئی غلط قدم مت اٹھانا، جو بھی قدم اٹھاؤ اپنے والدین کی رضامندی اور مرضی سے اٹھانا۔ ارسلان کا یہ اخلاص دوستی کے اور محبت کے جذبے میں تبدیل ہو گیا، مگر وہ اس سے 5 برس بڑی تھی، اس لیے ارسلان نے اس جذبہ کو دل میں دبا لیا اور اس کے سامنے اظہار کی جرات نہ کر سکا۔ ایک دن ارسلان ہمارے گھر بھی آیا، تب اس نے مجھے بتایا کہ وہ بانو کو پسند کرتا ہے، مگر تاکید کی کہ یہ بات بانو کو نہ بتانا۔ تبھی میں نے سوچا کہ یہ کیسا بزدل ہے، پیار بھی کرتا ہے اور بانو پر ظاہر بھی نہیں کرنا چاہتا۔ کیسی عجیب سوچ تھی اس کی۔ ادھر اکرام کی امی مسلسل بانو کی والدین کو منا رہی تھی اور منتیں کر رہی تھی کہ بانو کا رشتہ دے دو۔ جب وہ نہیں مانے تو اکرام مایوس ہو گیا اور اس نے بانو کو اکسایا کہ تم میرے ساتھ نکل چلو، ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ اس نے گھر سے بھاگ کر شادی کرنے کا منصوبہ بھی بنا لیا اور بانو سے کہا کہ فلاں وقت فلاں جگہ آ جانا۔ بیوقوف بانو اس کی باتوں میں آ کر مقررہ وقت وہاں گئی، مگر اکرام نہیں آیا۔ جب وہ کافی دیر تک نہ لوٹی تو اس کے گھر والوں کو تشویش ہوئی۔ انہوں نے سن کر لی تو اکرام کے ایک دوست نے راز فاش کر دیا اور بتایا کہ بانو ریلوے اسٹیشن گئی ہے۔ وہ بھاگے کہ شکر ہے کہ وہ کسی گاڑی میں سوار نہ ہوئی تھی۔ وہ خواتین کے انتظار گاہ میں بیٹھی مل گئی۔ بھائی اس کو پکڑ کر لے آئے، باپ نے گھر میں 4 دن بند رکھا، بھائی اس کو مار نہ دیں۔ بھائیوں کا ارادہ اس کو مار ڈالنے کا ہی تھا۔ آخری بار وہ مجھ سے اس وقت ملی جب وہ گھر سے جا رہی تھی، مگر اس نے مجھے بھی نہ بتایا تھا کہ کہاں جا رہی ہے، کیونکہ اس کو تو جانے کی جلدی تھی۔ بہرحال بھائیوں کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا اور موقع ملتے ہی انہوں نے بانو کو مارنا چاہا۔ پستول کی 2 گولیاں اس کی ٹانگوں پر لگیں اور وہ موت و زیست کی کشمکش میں مبتلا ہو گئی۔ والدین اس کو اسپتال لے گئے۔ جب ہم کو پتہ چلا ہم سب بھی کافی پریشان ہوئے۔ میں نے اس کے لیے بہت دعائیں کی، دعا قبول ہوئی، بانو کو ہوش آ گیا اور ڈاکٹروں نے اس کی زندگی بچا لی، لیکن اب وہ بہت شرمندہ تھی۔ اپنے گھر والوں سے کسی سے آنکھ نہ مل سکتی تھی۔ تاہم اس نے ہوش میں آ کر پولیس والوں کو یہ بیان دیا کہ مجھے اکرام نے مارا ہے، کیونکہ وہ اب اس سے نفرت کرنے لگی تھی۔ تب اکرام کہیں بھاگ گیا اور روح پوش ہو گیا۔ بعد میں وہ واپس آ گیا کیونکہ سارا محلہ جانتا تھا کہ اس لڑکی کو اس کے بھائی نے مارا تھا۔ اب بانو تنہا ہو گئی، وہ جو پہلے میری غمگسار تھی، اس کو میری غمگساری کی ضرورت تھی۔ میں گھر والوں کے خوف کی وجہ سے اس کے پاس نہیں جا سکتی تھی۔ اکرام نے بے وفائی کی، گھر والے بھی اس سے نفرت آمیز باتیں کرنے لگے۔ وہ بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو گئی۔ ایسے میں ارسلان کے والدین آ گئے اور کہا کہ ہم اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ لینا چاہتے ہیں۔ سبھی حیران رہ گئے کہ ایک گھر سے بھاگی ہوئی مطلقہ اور مظلوم لڑکی سے ارسلان چونکہ عمر میں بھی چھوٹا تھا، اپنے سے زیادہ عمر کی خاتون کو اپنانا چاہتا تھا۔ آخر کیوں؟ کیا محض ہمدردی کی وجہ سے یا واقعی اس کو بانو سے محبت تھی؟ ارسلان نے بہت یقین دلایا، مگر بانو نے یہی سوچا کہ یہ نادانی کر رہا ہے کیونکہ مجھ سے عمر میں چھوٹا ہے، اس کو زندگی کا اتنا پتہ نہیں۔ اس نے انکار کر دیا، تاہم بانو کے والدین نے اس رشتے پر ہاں کر دی۔ ارسلان بہت خوش تھا، کہتا تھا کہ میں بانو کو اتنا خوش رکھوں گا کہ وہ ماضی کے سارے دکھ بھلا دے گی۔ شادی کی تیاریاں ہونے لگی تھیں کہ کچھ دنوں بعد ہی سب کچھ الٹ ہو گیا۔ انگلینڈ سے بانو کی خالہ آ گئی اور کہنے لگے کہ ہم اپنی بہو کو لینے آئے ہیں کہ عاصم نے طلاق 1 بار دی تھی، 3 بار نہیں دی تھی۔
बहरहाल फिर निकाह हो गया और बानो के घर वालों ने यही सोचा कि अपने घर चली जाए तो अच्छा है। लड़की पर एक बार घर से भागी हुई का लेबल लग जाए तो लड़की के इस जुर्म को कोई माफ़ नहीं करता। बानो को वापस भेजने की तैयारियां होने लगी तो वो काफ़ी परेशान थी। अरसलान भी बेहद अफसरदा था। वो मेरे घर आई तो कहने लगी, मैं अपने से ज़्यादा अरसलान के लिए दुखी हूँ क्योंकि वो बेहद परेशान है। कहता है, तुम मुझसे कितनी दूर चली जाओगी। काश तुम्हारी खाला ना आती और हमारी शादी हो जाती। बानो के जाने से अरसलान ने इसको मोबाइल ला कर दिया कि मुझसे कभी कभी बात कर लिया करना। लेकिन बानो ने यह कहकर कबूल नहीं किया कि मोबाइल एक ऐसा तोहफा है जिससे अक्सर लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। बस अगर किसी लड़की से सच्चा प्यार है तो इसकी इज्जत भी बहुत अजीज़ होनी चाहिए कि वो आपकी वजह से माशरे में बदनाम ना हो। बानो चली गई और मैं आज भी सोचती हूँ कि इसका गम मुझसे बड़ा था, लेकिन वो मुझसे ज़्यादा हौसले वाली थी। दुआ करती हूँ कि मेरी दोस्त बानो जहाँ भी हो खुश हो।